तो आज हम भारत की एक ऐसी भौगोलिक पहचान पर चर्चा करने जा रहे हैं जो सिर्फ पत्थर और मिट्टी का ढेर नहीं बल्कि एक पूरी सभ्यता की जीवन रेखा है। ये दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है जो अपने अंदर इतिहास, संस्कृति और प्रकृति के अनगिनत राज समेटे हुए हैं। हमारे पास इसके लिए पर्यावरण मंत्रालय की एक रिपोर्ट है, कुछ अकादमिक शोध पत्र है और हाल के समाचार विश्लेषण भी हैं जो इसके भविष्य पर एक बड़ा सवालिया निशान लगाते हैं। तो चलिए इस शानदार अरावली श्रृंखला की गहराइयों में उतरते हैं। और ये जरूरी भी है क्योंकि आज ये अरबों साल पुरानी पर्वत श्रृंखला एक बहुत ही आधुनिक संघर्ष के केंद्र में है। एक तरफ इसका वो अस्तित्व है जो शायद डायनासोर से भी पुराना है और दूसरी तरफ विकास की वो नई परिभाषाएं हैं जो कुछ साल पहले ही लिखी गई हैं। हमारी आज की चर्चा इसी टकराव को समझने की कोशिश करेगी कि अरावली का असली महत्व क्या है और आज ये अपने अस्तित्व की शायद सबसे बड़ी लड़ाई क्यों लड़ रही है। तो चलिए बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। जब हम अरावली कहते हैं तो इसका मतलब क्या है? ये सिर्फ गुजरात से दिल्ली तक फैली पहाड़ों की एक लाइन तो नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये दरअसल एक अवशिष्ट पर्वत है। मतलब एक समय ये हिमालय से भी ऊंची और विशाल हुआ करती थी। करोड़ों सालों के अपरदन के बाद आज इसका ये रूप बचा है, लेकिन आज भी इसका काम बहुत बड़ा है। इसे भारत की हरी दीवार या ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। हरी दीवार? हाँ, क्योंकि इसका सबसे जरूरी काम है पश्चिम से आने वाले थार मरुस्थल को रोकना। ये एक विशाल दीवार की तरह खड़ी है जो रेगिस्तान को उत्तर भारत के उपजाऊ मैदानों में फैलने से रोकती है। मैंने एक विश्लेषण में पढ़ा था कि दिल्ली को जो ऑक्सीजन मिलती है उसका लगभग 20% हिस्सा अकेले अरावली के जंगलों से आता है। बिल्कुल सही। और अगर ये दीवार नहीं हो तो कल्पना कीजिए कि दिल्ली में गर्मियों में तापमान 5-7 डिग्री और बढ़ जाए और सर्दियों में उतनी ही ठंड और धूल भरी आंधियां वो एक आम बात हो जाएंगी। अरावली पश्चिमी भारत और पाकिस्तान से आने वाली धूल भरी हवाओं के लिए एक नेचुरल फिल्टर का काम करती है। ये सिर्फ एक दीवार नहीं, ये पूरे उत्तर भारत के लिए एक एयर कंडीशनर और एयर प्यूरिफायर की तरह है। और ये सिर्फ हवा ही नहीं, पानी का भी स्रोत है ना? हाँ, और शायद ये इसका सबसे महत्वपूर्ण काम है। ये एक विशाल वाटर रिचार्ज जोन है। जब मानसून आता है या पश्चिमी विक्षोभ से बारिश होती है तो अरावली का पूरा क्षेत्र एक स्पॉन्ज की तरह काम करता है, पानी को सोखकर जमीन के नीचे पहुंचाता है। इसी भूजल पर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के करोड़ों लोग निर्भर हैं। बनास, लूनी, साहिबी जैसी कई महत्वपूर्ण नदियां यहीं से जीवन पाती हैं। बिना अरावली के राजस्थान का एक बड़ा हिस्सा शायद रहने लायक ही न बचे। सही कहा। तो ये हवा और पानी देती है, लेकिन ये अपने आप में एक पूरी दुनिया भी है। यहाँ रहने वाले जीव जंतुओं के बारे में कुछ बताइए। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट दिखाइए। ये एक बहुत ही अनोखा बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है। अनोखा इसलिए क्योंकि ये एक अर्धशुष्क इलाका है, फिर भी यहाँ जीवन की विविधता हैरान करती है। इसमें सरिस्का और रणथंभौर जैसे बड़े टाइगर रिजर्व्स हैं, लेकिन बाघों के अलावा यहाँ तेंदुआ, स्लॉथ बियर, लकड़बग्घा और 4 सींग वाले हिरन यानी चौसिंगा भी मिलते हैं। और कुछ दुर्लभ प्रजातियां भी हैं जिनका जिक्र हमारे सूत्रों में है। हाँ, जैसे काराकल और फिशिंग कैट। ये बिल्लियाँ इतनी दुर्लभ हैं कि इन्हें देखना लगभग नामुमकिन है और ये विलुप्त होने के कगार पर हैं। अच्छा। अब सोचिए, जब हम गुरुग्राम या जयपुर के पास अरावली में एक नया फार्म हाउस या गोल्फ कोर्स बनाते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? हम इन जानवरों के घर के बीच में एक दीवार खड़ी कर रहे हैं। उनके आने जाने के रास्ते, जिन्हें वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर कहते हैं, वो टूट रहे हैं। मतलब एक तरह का विखंडन हो रहा है। बिल्कुल। कल्पना कीजिए कि आप एक तेंदुए हैं जो सरिस्का से निकलकर पास के दूसरे जंगल में जाना चाहता है। अचानक आपके रास्ते में एक 8 लेन का हाईवे आ जाता है। यही वो विखंडन है जो इन प्रजातियों के लिए मौत की सजा बन रहा है। ये दिखाता है कि ये सिर्फ एक भौगोलिक इकाई नहीं है, बल्कि एक जीवित सांस लेता हुआ पारिस्थितिकी तंत्र है। लेकिन इसकी कहानी सिर्फ प्रकृति तक ही सीमित नहीं है। यहाँ इंसानी इतिहास की भी गहरी छाप है। बहुत गहरी। राजस्थान के जो महान किले हमें आज भी आकर्षित करते हैं, जैसे कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़, वो इसी अरावली की गोद में बने हैं। ये सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं था, अरावली ने इन किलों को एक प्राकृतिक सुरक्षा दी। अच्छा, मतलब स्ट्रेटेजिक लोकेशन। हाँ। कुंभलगढ़ की दीवार जो 36 किलोमीटर लंबी है, उसे भारत की महान दीवार भी कहते हैं। उसे भेदना लगभग नामुमकिन था क्योंकि वो पहाड़ों के ऊपर बनी थी।
अरावली ने सदियों तक मेवाड़ के शासकों की रक्षा की और अध्यात्म का भी एक बड़ा केंद्र रहा है। माउंट आबू में दिलवाड़ा के मंदिर इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। बिल्कुल। 11वीं और 13वीं सदी के बीच बने ये जैन मंदिर संगमरमर की नक्काशी का एक ऐसा अजूबा है जो दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलता। लेकिन मैं एक और चीज पर ध्यान दिलाना चाहूंगा जो हमारे एकेडमिक शोध पत्रों में मिली और जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं। क्या? उदयपुर के पास जावर की खदानें। हाँ, ये हिस्सा तो मुझे भी अविश्वसनीय लगा। हमारे सूत्रों के अनुसार यहाँ 3000 साल पहले जिंक मतलब जस्ता निकाला जाता था। ये अविश्वसनीय लगता है, लेकिन पुरातात्विक सबूत यही कहते हैं। जब यूरोप में लोगों को ठीक से ये पता भी नहीं था कि जिंक एक अलग धातु है, तब जावर के आदिवासी समुदाय एक बहुत ही उन्नत तकनीक से शुद्ध जिंक का उत्पादन कर रहे थे। इस तकनीक को रिवर्स डिस्टिलेशन कहते हैं। रिवर्स डिस्टिलेशन ये काम कैसे करती थी? क्या हम इसे सरल शब्दों में समझ सकते हैं? जरूर। वो लोग अयस्क यानी ओर को बैगन के आकार के मिट्टी के बर्तनों में भरते थे। फिर इन बर्तनों को उल्टा करके भट्टी में रख दिया जाता था। जब अयस्क गर्म होता तो जिंक भाप बनकर नीचे रखे एक ठंडे बर्तन में इकट्ठा हो जाता और वापस ठोस धातु में बदल जाता। वाह, ये तो काफी जटिल प्रक्रिया लगती है। बहुत जटिल थी, क्योंकि जिंक का क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट कम होता है और उसे हवा के संपर्क में आने से बचाना होता है। ये तकनीक यूरोप में 18वीं सदी तक विकसित नहीं हो पाई थी। तो ये सिर्फ एक खदान नहीं, बल्कि हजारों साल पुराने वैज्ञानिक ज्ञान का सबूत है। ये दिखाता है कि इंसान और अरावली का रिश्ता हमेशा से विनाश का नहीं, बल्कि सह अस्तित्व और नवाचार का भी रहा है। बिल्कुल, और यही बात आज के संघर्ष को और भी दुखद बना देती है। जावर की कहानी बताती है कि अरावली से संसाधन निकालना संभव है, पर एक टिकाऊ तरीके से। पर आज जो हो रहा है वो इसका ठीक उल्टा है। तो यहीं से हम आज की कड़वी सच्चाई पर आते हैं। एक तरफ ये शानदार इतिहास और पारिस्थितिकी है, और दूसरी तरफ हमारे सामने पर्यावरण मंत्रालय की रिपोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दस्तावेज हैं जो एक बहुत ही भयानक तस्वीर पेश करते हैं। सबसे बड़ा खतरा क्या है? सबसे बड़ा और सीधा खतरा है अवैध खनन। हमारे सूत्रों में एक रिपोर्ट का जिक्र है जिसके मुताबिक पिछले कुछ दशकों में राजस्थान में अरावली की 31 पहाड़ियां पूरी तरह से गायब हो गई हैं। एक मिनट रुकिए, पहाड़ी का गायब होना, इसका जमीन पर क्या मतलब है? मतलब एक दिन वहाँ एक पहाड़ी थी और अगले दिन वहाँ बस एक गड्ढा है? लगभग यही। इसका मतलब है कि खनन माफिया ने उस पहाड़ी को पत्थर और बजरी के लिए पूरी तरह से खोद डाला। अब सोचिए, हर पहाड़ी एक छोटा जल संभरण क्षेत्र होती है। जब वो गायब होती है तो उसके आसपास के गांव में कुएं सूख जाते हैं। वो पहाड़ी जो धूल भरी आंधियों को रोकती थी, उसके न रहने से धूल सीधे घरों में घुसती है। उस पहाड़ी पर जो छोटा मोटा जंगल और जीव जंतु थे वो हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। तो 31 पहाड़ियों का गायब होना मतलब 31 छोटे पारिस्थितिकी तंत्रों का पूरे तरह से नष्ट हो जाना। हाँ। और एक विश्लेषण में तो 27,000 अवैध खनन के मामले सामने आए हैं। ये तो एक संगठित उद्योग की तरह लगता है ही। लेकिन खनन के अलावा शहरीकरण भी एक बड़ी चुनौती है। गुरुग्राम और जयपुर जैसे शहर अरावली को निगलते जा रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी और हालिया चुनौती है, जो इस पूरे संरक्षण के खेल को बदल सकती है, वो है अरावली की नई कानूनी परिभाषा। सही। अक्टूबर 2023 में केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित की गई ये नई परिभाषा, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया है, ये इस पूरी बहस के केंद्र में है। तो इसमें ऐसा क्या है जो इतना विवादास्पद है? इसे समझने के लिए हमें ये जानना होगा कि पहले क्या था। दशकों तक अरावली क्या है, इसकी कोई एक स्पष्ट कानूनी परिभाषा नहीं थी। अदालतें अलग अलग मामलों में भूविज्ञान, पारिस्थितिकी और राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर तय करती थीं कि कौन सा क्षेत्र अरावली का हिस्सा है और वहाँ खनन या निर्माण हो सकता है या नहीं। अच्छा, तो इस नई परिभाषा का उद्देश्य इस अस्पष्टता को खत्म करना था। आधिकारिक तौर पर तो यही तर्क दिया गया। इस नई परिभाषा के अनुसार अरावली श्रृंखला की कोई भी पहाड़ी या पहाड़ी का समूह जिसकी ऊंचाई 100 मीटर या उससे अधिक हो, उसे अरावली माना जाएगा। बस सिर्फ 100 मीटर की ऊंचाई? हाँ। ये तो बहुत ही मनमाना लगता है। उन पहाड़ियों का क्या जो 90 मीटर की हैं, या उन तलहटी और जंगलों का क्या जो पारिस्थितिकी के लिए जरूरी है लेकिन ऊंचे नहीं हैं? यही इस परिभाषा का सबसे बड़ा विवाद है। आलोचकों का कहना है कि यह एक पारिस्थितिक तंत्र को सिर्फ उसकी ऊंचाई से परिभाषित करने की कोशिश है, जो कि अवैज्ञानिक है।
अरावली का एक बहुत बड़ा हिस्सा, जैसे उसकी तलहटी, झाड़ीदार जंगल और छोटी पहाड़ियां जो भूजल रिचार्ज और वन्य जीवों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वो इस 100 मीटर के दायरे में नहीं आती। और हमारे सूत्रों में एक बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा है। आलोचकों का कहना है कि इस परिभाषा के कारण अरावली का लगभग 90% हिस्सा कानूनी सुरक्षा खो देगा। 90%? हाँ, यही सबसे बड़ी चिंता है। इसका मतलब ये है कि जो पुराने अदालती आदेश अरावली की रक्षा करते थे, वे अब बेअसर हो सकते हैं। ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर के पास निर्माण और खनन के लिए दरवाजे खोल सकता है। रियल एस्टेट और खनन लॉबी इसे विकास के लिए एक अवसर के रूप में देखती है, जबकि पर्यावरणविद इसे अरावली के लिए डेथ वारंट यानी मौत की सजा कह रहे हैं। तो एक तरफ विकास और ज़मीन की बढ़ती ज़रूरतें हैं और दूसरी तरफ एक पूरा इकोसिस्टम जो दिल्ली और आसपास के करोड़ों लोगों की जीवन रेखा है। ये एक बहुत ही मुश्किल संतुलन है। तो अब आगे का रास्ता क्या है? देखिए, संरक्षण के प्रयास चल रहे हैं। अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसका उद्देश्य गुजरात के पोरबंदर से लेकर हरियाणा के पानीपत तक 1400 किलोमीटर लंबी और 5 किलोमीटर चौड़ी एक हरित पट्टी बनाना है। ये एक बहुत बड़ा कदम है। वन संरक्षण अधिनियम जैसे कानून भी हैं, लेकिन इन सभी प्रयासों की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम अरावली को मानते क्या हैं। बिल्कुल, जमीन का एक टुकड़ा जिसका हमें शोषण करना है, या एक जीवित धरोहर जिसे हमें अगली पीढ़ियों के लिए बचा कर रखना है। ये संघर्ष सिर्फ कुछ पहाड़ों, पेड़ों और जानवरों को बचाने का नहीं है। जैसा कि हमने चर्चा की, ये उत्तर भारत की हवा, पानी और मौसम को बचाने का संघर्ष है। ये हमारी अपनी जीवन रेखा को बचाने का संघर्ष है। आज की चर्चा से एक विचार जरूर मन में आता है। जावर की खदानों और कुंभलगढ़ के किले का इतिहास हमें बताता है कि सदियों से मानव और अरावली का एक सह अस्तित्व रहा है। उस समय का विकास और तकनीक पर्यावरण के साथ संतुलन में थे। आज की चुनौती सिर्फ प्रकृति को इंसानों से बचाने की नहीं है, बल्कि ये फिर से खोजने की है कि इंसानी विकास प्रकृति के साथ मिलकर कैसे हो सकता है, उसके विनाश की कीमत पर नहीं। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या जावर की 3000 साल पुरानी विरासत आज के गुरुग्राम के भविष्य को कोई रास्ता दिखा सकती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पिक्चर अभी बाकी है, कमिंग सून। हाँ।